चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के हमारे टॉपिक का नाम है विज्ञान की शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है हमारी, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ये हमारी मेन ब्रांच ऑफ साइंस है। इन मेन ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जिसमें कुछ मेन ब्रांचेस हैं, कुछ सब ब्रांचेस हैं, यानी कि कुछ मुख्य शाखाएं हैं, कुछ उप शाखाएं हैं। इन शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान यानी कि हमको फंडामेंटल नॉलेज गेन करना है, प्रारंभिक ज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये विज्ञान क्या होता है। ठीक, विज्ञान को अगर हम देखें तो हिंदी के दो शब्द जो है, जिसमें से वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, इन दोनों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसमें वी प्लस ज्ञान के अंतर्गत वी का क्या अर्थ है? वी का अर्थ है विशिष्ट। वी का अर्थ क्या है? विशिष्ट, यानी कि ऐसा ज्ञान जो अपने आप में विशिष्ट हो, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब विशिष्ट क्यों होगा, कैसे होगा? इसलिए होगा क्योंकि विज्ञान जो है वो तर्कवाद पर आधारित है, किसी न किसी तर्क पर आधारित होता है। तर्क अर्थात लॉजिक, है ना। विज्ञान के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? तर्क, लॉजिक शामिल होते हैं। विज्ञान के अंतर्गत जो नियम है, जो फंडामेंटल थ्योरीज है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। लॉ ऑफ साइंस जो है वो हर जगह एक जैसा रिजल्ट देते हैं। अगर मैं कहूं कि पानी को, H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन इसको क्या करें? गर्म करें, तो पानी जो है वो बॉइल होने लगता है। अर्थात जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो आपके गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो वेपर बन जाती है, वो भाप बन जाती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि ये जो पानी के बॉइल होने का मुख्य बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। अब इस 100 डिग्री पर आप पानी को कहीं पर भी बॉइल करेंगे, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बॉइल करेंगे, वो 100 डिग्री पे ही बॉइल होगा। कंडीशन ये है, पानी शुद्ध होना चाहिए। ठीक, अशुद्धियां नहीं मिली होनी चाहिए, क्योंकि अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज मिलने से पानी का, जल का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है जो हर जगह हर समय एक जैसा रिजल्ट देता है, जबकि परिस्थितियां भी एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो साइंस है, इस साइंस को इंग्लिश में हम देखें तो एक लैटिन वर्ड होता है साइंटिया। क्या होता है? साइंटिया। जो साइंटिया वर्ड है इंग्लिश में, वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया, वो इंग्लिश का जो वर्ड है साइंस, वो लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो यानी कि जानना। किसी भी चीज के बारे में जानने की जो प्रक्रिया है, जानने की जो जिज्ञासा रखने की जो स्थिति है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो इंग्लिश में साइंस जो है वो साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। हिंदी में जो विज्ञान है वो वी प्लस ज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान से बना है, जो किसी भी ज्ञान को क्या बनाती है? विशिष्ट बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है, अर्थात सार्वभौमिक होता है, वो लॉजिकल होता है, अर्थात वो एक लॉजिकल यानी कि तार्किक होता है। और विज्ञान की एक और विशेषता है कि वो विज्ञान जो है वो निकट भविष्यवाणी करने में सक्षम है, यानी कि जो आपके भविष्यवाणी यानी कि फ्यूचर बताने की जो क्षमता है वो विज्ञान के अंदर शामिल होती है। तो ये है आपका विज्ञान। इसी विज्ञान की हमको क्या पढ़नी है? ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़नी है, विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़नी है। विज्ञान की दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, है ना। विज्ञान की यदि हम शाखाओं की बात करेंगे तो विज्ञान की शाखाएं कितनी है? दो हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस कितने हैं? दो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, और ये दोनों विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग स्तर पर बांटी गई हैं। कुछ है विज्ञान की मुख्य शाखाएं यानी कि मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, और कुछ है आपकी विज्ञान की उप शाखाएं यानी कि सब ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं अलग अलग स्तर पे। जो विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं, मेन ब्रांच ऑफ साइंस हैं, तो विज्ञान की मेन ब्रांच ऑफ साइंस तीन होती हैं। एक होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। दूसरा होता है फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तीसरा होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान।
ठीक। तो विज्ञान की यानी कि साइंस की 3 मेन ब्रांच होती हैं, जिनमें से एक है फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। ठीक। इस जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका जूलॉजी, एक क्या होता है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, यानी कि इसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और दूसरा है बॉटनी। बॉटनी जो होता है इसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से आपकी कुछ सब ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी के अलावा, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा, जैसे पेडोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी है, एंथोलॉजी है, सेरिकल्चर है। ठीक, बहुत सारी सब ब्रांचेस है जिसके अंतर्गत हम साइंस की स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो विज्ञान की इन्हीं शाखाओं यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइंस से रिलेटेड होगा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे विज्ञान की इन शाखाओं के बारे में और साथ ही साथ इन ब्रांचेस ऑफ साइंस के अंतर्गत इनके फादर्स के बारे में, इनकी स्टडी ब्रांच के बारे में। ठीक, जैसे जो विज्ञान की अभी हमने देखा था मेन ब्रांचेस यानी कि मुख्य शाखाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जिस पे अभी हमने चर्चा करी। जो ये मुख्य शाखाएं हैं वो मुख्य शाखाएं आपका एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम जूलॉजी एंड बॉटनी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगला है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और उसके बाद है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक, इनके फादर्स की बात करें तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, मतलब लाइफ को पढ़ते हैं, है ना। जो भी ऐसा एनिमल, ऐसा प्लांट जिसके अंदर जीवन होता है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर वो बैक्टीरिया हो या बैक्टीरिया से लेकर नील भेल मछली तक हो, और जो आज धरती पर जीवित नहीं है उनको भी पढ़ते हैं, जैसे जीवाश्म अर्थात इंग्लिश में फॉसिल। तो हम फॉसिल के बारे में भी यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे डायनासोर की स्टडी की जाती है। डायनासोर जो थे आज की स्थिति में फॉसिल हैं, पहले एक रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत, रेप्टाइल्स वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्राणी थे। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे या फॉसिल भी होंगे। ठीक, अब ये जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं आपके एनिमल, एक क्या होते हैं आपके एनिमल। एनिमल की स्टडी जो है, अच्छा एक बात और याद रखना, एनिमल मतलब मैं यहाँ पर आपको क्या नाम उसका मूवी का नाम नहीं बता रहा हूं। आप बोलोगे सर एनिमल मूवी, एनिमल मूवी नहीं है। एनिमल यानी कि हम लोग, जंतु, प्राणी, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स पढ़ते हैं, और वनस्पति यानी कि बॉटनी जिसके अंतर्गत हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो प्लांट की स्टडी करने वाला साइंस जो है वो बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी हो जाता है, और एनिमल्स की स्टडी करने वाला साइंस जो है वो बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी हो जाता है। ठीक, अब इनके फादर्स की बात करेंगे तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है अरस्तु। इंग्लिश में आपको किताबों में एरिस्टोटल लिखा हुआ मिलेगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल या अरस्तु। यही जो है वो फादर ऑफ जूलॉजी भी है। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक भी यही हैं। तो जंतु विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, अर्थात बायोलॉजी हो या जूलॉजी हो, दोनों के पिताश्री एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु हैं। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी बात करेंगे तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस हैं। आगे लिखा हुआ मिलेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आगे आपको ये सारा मटेरियल लिखित में दिया जाएगा। ठीक, तो वो है कौन, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस। ठीक, अब बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स के 2 पिताश्री हैं, यानी कि फिजिक्स के 2 पापा हैं। ठीक, शक नहीं करना है क्योंकि एक मॉडर्न फिजिक्स है और दूसरा नॉर्मल फिजिक्स है। ऐसे बॉटनी भी है, मॉडर्न बॉटनी भी आती है, बॉटनी भी आती है। ठीक, तो जो फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स के अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ यानी कि मैटर और उसके अंदर स्थित ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इनके आपस के संबंध को पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है, मैटर एंड देयर एनर्जी। मैटर किस प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो है न्यूटन साहब, यानी कि सर आइजैक न्यूटन जो है वो भौतिक विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ फिजिक्स हैं।
और एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं, यानी कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक। आधुनिक भौतिक विज्ञान क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत फिजिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज हैं उनके एप्लीकेशन को इसमें यूज किया जाता है, उसके द्वारा एक नई टेक्निक डिजाइन की जाती है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत आपका एटॉमिक एनर्जी है, जिसके अंतर्गत आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंतर्गत हम आज जो फिजिक्स को पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत शामिल होती है। ठीक, बेसिक जो फिजिक्स आपकी जो अपन देखते हैं उसके अंदर मेजरमेंट है, जिसके अंदर गति के नियम है, लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, फोर्स है, ग्रेविटी है, फिर उसके बाद साउंड है, वेट्स है, ये जो बेसिक कार्य, ऊर्जा शक्ति यानी वर्क और एनर्जी एंड पावर, ये जो फिजिक्स के अंतर्गत बेसिक टॉपिक हैं उनके जनक जो हैं, फादर जो है वो न्यूटन है, और आइंस्टीन साहब जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं। जबकि केमिस्ट्री जो है वो पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, हम पदार्थ यानी कि मैटर या सब्सटेंस भी बोलते हैं। इस केमिस्ट्री के जो जनक हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो है लेवोजिए। लेवोजियर भी नाम मिलता है, लेवोजिए भी मिलता है, दोनों ही इन्हीं के नाम हैं। ऐसे ही कई और जो साइंस की सब ब्रांचेस हैं उनकी भी स्टडी हमको यहाँ पे करनी है। ये जो बात हुई अभी तक अपनी, वो ही ब्रांच ऑफ फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ साइंस की, मेन ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जो हैं जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जबकि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं हैं। अब चलिए बात करेंगे अगली विज्ञान की कुछ उप शाखाओं की। तो उप शाखाओं में आता है आपका पेडोलॉजी। ऐसे तमाम हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो ही हैं, तमाम है। पेडोलॉजी जिसके अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी की लेयर का स्टडी की जाता है। मिट्टी के अंतर्गत जो कि जैविक तत्व हैं, है ना, उनके बारे में, बायोटिक कंपोनेंट जो है उनके बारे में स्टडी की जाती है। मिट्टी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सा क्रॉप्स यानी कि फसल बेहतर तरीके से उत्पादित हो सकता है, वो स्टडी की जा सकती है, की जाती है। मतलब अगर हम देखें कि चाय हुआ, कॉफी हुआ, वो लेटेराइट मिट्टी में क्यों उगती है, क्योंकि ये अम्लीय मिट्टी होती है जो कि इन्हीं फसलों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी के अंतर्गत आप गेहूं नहीं उगा सकते, है ना, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल में हो रहा है। तो मिट्टी का अध्ययन जो है वो कहलाता है पेडोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। फूल तुम्हें भेजे हैं खत में, गाना है ना, तो फूलों के बारे में जो हमको पढ़ना है वो एंथोलॉजी में पढ़ना है। साइटोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम सेल के स्टडी को देखते हैं, है ना, कि जो भी हमारी सेल है, यानी कि हमारा संपूर्ण शरीर जो है सेल अर्थात कोशिका से बनता है। इस कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस चीज को अपने अपने स्तर पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और ये जो नोट होगी चीजें वो रोज के रोज हमको रिवाइज करनी है जब तक याद नहीं हो जाए। ठीक, एकदम अच्छे से कंठस्थ याद करनी है। अब ये आपको कुछ फादर ऑफ दिए गए हैं, जिसमें फादर ऑफ अलग अलग ब्रांच जो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं वो याद करने हैं। जैसे हमने अभी देखा फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, इन दोनों के पिताश्री जो हैं वो अरस्तु हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दो या फादर ऑफ जूलॉजी बोल दो, है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों कौन है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। फिर उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी बात की जाएगी, तो बॉटनी के जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। फिर उसके बाद मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। ये जो कैरोलस लीनियस हैं ये वर्गीकरण के भी जनक हैं, यानी कि आगे आएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के फादर जो हैं वो भी कैरोलस लीनियस हैं,
और मॉडर्न बॉटनी जो है, आधुनिक बॉटनी जो है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जो है, उसके भी पिताश्री जो है वो कैरोलस लीनियस हैं। ये सारे के सारे आपको नोट करने 25-30 हैं आपके लिए, ठीक। और फिजिक्स के फादर तो अपन ने अभी देखा सर आइजैक न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के पिताश्री जो हैं वो एल्बर्ट आइंस्टीन। लास्ट में अगर अपन देखें केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो एंटोनी वॉन लेवोजिए या लेवोजियर। कोई भी नाम आ जाए आपको दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि लिखते समय थोड़ा हिंदी इंग्लिश में अंतर हो जाता है। लेवोजियर भी लिख देते हैं, लेवोजिए भी लिख देते हैं, ठीक। तो ये तो आपके हुए इतने सारे। अब आप सोचो कि केवल ये आपको 7 याद करने, नहीं 7 नहीं 25 याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 25, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका ऊतक विज्ञान, जिसको हिंदी में औतकी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है मार्सेलो मालपीजी, है ना। मालपुआ खाओ और मालपुआ खाते खाते क्या करो, इसको याद कर लो। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के पिताश्री जो हैं वो कौन है आपके मार्सेलो मालपीजी, ठीक। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। आगे आएगा कहीं ना कहीं साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, उसका जनक है रॉबर्ट हुक, ठीक। यहां पे अपन बात कर रहे हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान या औतकी। जैसा भी मैंने कहा कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण, जो जीव हैं इन समस्त जीवों को 2 भागों में बांटने का काम किया था इन कैरोलस लीनियस नाम के व्यक्ति के द्वारा। और ये 2 जगत जो थे, किंगडम जो थे, उनमें से एक था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंतर्गत इन दोनों को बांटने वाला, इस समस्त जीवधारियों को, समस्त जो इस धरती में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब को 2 भाग में डिवाइड करने वाला जो व्यक्ति था कैरोलस लीनियस था। और लीनियस ने 2 पार्ट में डिवाइड करने के कारण ही इस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का जनक, पिता या जन्मदाता नाम दे दिया गया, ठीक। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल साहब हैं जो कि ऑस्ट्रिया नामक एक देश है, वहां के नागरिक हैं, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। वहां पर ये चर्च में एक पादरी थे, इन्होंने चर्च के बगीचे में लगे हुए मटर के पौधों पे अध्ययन किया और लॉ ऑफ जेनेटिक्स यानी कि 3 लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिए, जिसके आधार पर इन्होंने आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति की बात कही। इनहेरिटेंस ऑफ कौन से कैरेक्टर? जेनेटिकल कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो थे वो बातों को नकार दिया गया, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर। लेकिन हम बात करेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी। आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो हैं T.H. मॉर्गन। तो T.H. मॉर्गन साहब जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। T.H. मॉर्गन कौन है? T.H. मॉर्गन है मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जो आज जेनेटिक्स का स्वरूप आप देख रहे हैं उसके पिताश्री जो हैं वो T.H. मॉर्गन है, लेकिन शुरुआत में जो जेनेटिक्स थी उसके पिताजी हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कुछ मॉडर्न ब्रांचेस भी हैं, कुछ आपकी बेसिक ब्रांचेस भी हैं, लेकिन आपको इनके पिताश्री जो हैं, फादर्स जो हैं, जनक फाउंडर जो हैं, वो याद रखने हैं। जैसे फादर ऑफ पेलियंटोबायोलॉजी, पेलियंटोलॉजी या पेलियंटोबायोलॉजी, पेलियंटोलॉजी का पिताश्री कौन है? वो है लियोनार्डो दा विंची, ठीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि जीवाश्मिकी या पेलियंटोलॉजी होता क्या है? पेलियंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जो जीव इस धरती पे आज विलुप्त हो गया है, जो पहले कभी पाया जाता था, जैसे डायनासोर, आर्कियोप्टेरिस, इनके बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच है वो कहलाती है आपका पेलियंटोलॉजी या पेलियंटोबायोलॉजी, ठीक, यानी कि जीवाश्म जीव विज्ञान या जीवाश्मिकी मतलब जीवाश्म विज्ञान। जो फॉसिल पाए जाते हैं, जो इस धरती पर पहले कभी रहते थे, उन जीवों का अध्ययन पेलियंटोबायोलॉजी या पेलियंटोलॉजी कहलाता है, जिसके जनक हैं
लियोनार्डो दा विंसी। अगला है आपका सुजननिकी, यूजेनिक्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है यूजेनिक्स यानी कि सुजननिकी। इसके अंतर्गत जो अपन देख रहे हैं इनके पिताश्री का नाम वो है सर फ्रांसिस गाल्टन। तो सर फ्रांसिस गाल्टन नाम के व्यक्ति जो है वो फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं। यूजेनिक्स के पिताश्री कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, फिर उसके बाद है प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी, जो आपके इम्यून सिस्टम से संबंधित है, उसके जनक जो हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते हैं। ठीक, जो चीजों पे मैं इंपॉर्टेंट का निशान लगा लूं उसको तो आप रट ही लेना। ठीक, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी के जो फादर हैं एडवर्ड जेनर हैं, और फादर ऑफ एंटीबायोटिक तो उसके फादर हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोनों याद करने हैं आपको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो फादर ऑफ एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक जो चीजें होती हैं प्रतिजैविक, यहाँ पे क्या लिखा है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। ये प्रतिजैविक विज्ञान जो है उसके जनक जो है वो कौन है? एंटीबायोटिक के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जबकि ये है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को अपन देख रहे हैं एज अ फादर तो एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर जो है इम्यूनोलॉजी के फादर हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके ये कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो इनको लिख लो, आप चाहो कि आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही चाहिए। तो ये आपके मेन ब्रांच ऑफ साइंस हैं। फिर उसके बाद अन्य जो ब्रांचेस हैं उसमें से अपन ने ये लगभग 16 देखे, अभी और चलेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर जो है आपका फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि चिकित्सा विज्ञान जो है, इस चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है वो कहलाता है आपका हिप्पोक्रेट्स। जब कोई डॉक्टर अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है किनकी? इन्हीं के नाम की, हिप्पोक्रेट्स की, है ना। हिप्पोक्रेट्स नाम की शपथ ही दिलाई जाती है जिससे ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, इस चीज की इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ। इनका नाम क्या है? हिप्पोक्रेट्स। ठीक, तो याद रखेंगे हिप्पोक्रेट्स के नाम की किसको शपथ दिलाई जाती है? डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है। क्यों दिलाई जाती है? क्योंकि हिप्पोक्रेट्स जो हैं वो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। ठीक, आगे है उत्परिवर्तन यानी कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन देने वाला जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है डी ब्रीज, शॉर्ट में डी ब्रीज बोलते हैं, और पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। तो डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक या ह्यूगो डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक जो हैं वो फादर ऑफ म्यूटेशन है, यानी कि आनुवंशिकता के जो सिद्धांत हैं, है ना, आनुवंशिकता के जो क्या हैं सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देने वाला व्यक्ति डी ब्रीज, और इन्हीं डी ब्रीज को थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या फादर ऑफ म्यूटेशन नाम दिया गया है। अगला है आपका कवक विज्ञान। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के जनक हैं माइकेली, नाम से ही है माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली। तो ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आएगी, माइकोलॉजी माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली। ठीक, तो माइकोलॉजी के जनक जो है वो है माइकेली। भारतीय कवक विज्ञान जो है उनके जनक हैं ई जे बटलर। ठीक, ये भारतीय कवक विज्ञान के हैं, यानी कि जो माइकोलॉजी है ना, उस माइकोलॉजी के जनक तो माइकेली हैं, लेकिन इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान, तो उसके जनक हैं ई जे बटलर। ठीक, बैक्टीरियोलॉजी यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक क्यों है इस जीवाणु विज्ञान के जनक? क्योंकि ये जो ल्यूवेनहॉक हैं लगभग इन्होंने ही 1883 या कहीं कहीं मिलता है 1886 या 1883 में इन्होंने ही इसी बैक्टीरिया की क्या की थी? खोज करी थी। बैक्टीरिया की खोज करने के कारण इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान का जनक कह दिया गया। अगला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उस शाखा के जनक हैं लुई पास्चर। ठीक, कौन है? लुई पास्चर। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या
जीव विज्ञान की एक कौन सी शाखा? सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो हैं लुई पास्चर हैं। फिर अगला है भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं वो है आर मिश्रा, यानी कि भारतीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक जो विभाग है उन सब चीजों को जन्म देने वाला व्यक्ति जो है वो आर मिश्रा है। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी कि इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक, ये याद रखना, ये माइकोलॉजी है, ये फाइकोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे जो है माइकोलॉजी के वो माइकेली हैं, इंडियन माइकोलॉजी के बटलर साहब हैं और इंडियन फाइकोलॉजी के अयंगर साहब हैं। तो इन साहब को अच्छे से क्या करना है? याद करना है, नहीं तो ये साहब जो हैं फैल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो दिक्कत आई। अगला है इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडियन ब्रायोलॉजी यानी कि भारतीय ब्रायोलॉजी, ठीक, इसके जो जनक हैं वो हैं एस आर कश्यप, ठीक। तो ये फिर से मैं आपको कहूंगा आप इनको भी नोट कर लें, जैसा कि आप साथ साथ भी नोट कर रहे होंगे ऐसा मेरा अनुमान है, बट जो साथ साथ ऐड नहीं कर रहा है वो वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपनी चीजें ऐड कर ले। और इनको ऐड करने के बाद, नोट करने के बाद आ जाते हैं अपन अगले पेज पर, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ याद करने वाले हैं जो अपनी सब ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस की स्टडी एरिया के बारे में, यानी कि कौन सी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है विज्ञान की शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो प्रारंभिक ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रारंभिक ज्ञान के अंतर्गत हम कुछ चीजें जो पढ़ चुके हैं थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। विज्ञान की जो प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान हमको पढ़ना था, तो स्टार्टिंग में आज जो हमारा पहला लेक्चर है इसके अंदर हमने पढ़ा विज्ञान की शाखाओं के प्रारंभिक ज्ञान के अंतर्गत कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि साइंस क्या होता है, साइंस की क्या विशेषताएं होती हैं। साइंस की विशेषताएं होती हैं, साइंस लॉजिकल होता है, साइंस यूनिवर्सल होता है, साइंस में भविष्यवाणी यानी कि वो आपको फ्यूचर बता सकता है, ठीक। ये साइंस की इंपॉर्टेंस हुई, साइंस की आपको विशेषताएं बताई गई। आगे हमने देखा ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो हमने देखा दो प्रकार की ब्रांच होती है साइंस में, एक होती है मेन ब्रांच ऑफ साइंस, दूसरी होती है सब ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं, कुछ उप शाखाएं हैं। अब हम उप शाखाओं का अध्ययन करने वाले हैं। पहले हमने मुख्य शाखाओं को पढ़ा। मुख्य शाखाओं के अंतर्गत हमने देखा कि जो मुख्य रूप से विज्ञान की शाखाएं हैं वो है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो ये क्या थे? विज्ञान की कुछ शाखाएं थी, ठीक। इनके बाद हमने कुछ उपशाखाओं के बारे में देखा। आज हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे कि एंथोलॉजी, पेडोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। ये भी लगभग आपको 25-30 के आसपास मिलेंगी, ठीक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा वो था इन ब्रांचेस ऑफ साइंस जो थी उनके फादर्स। ये बेसिक नॉलेज के अंतर्गत आता है, जिसमें से आपके परीक्षा में एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बता देता हूं। वो मुख्य रूप से आपको इस स्लाइड से एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है ना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ ये जो आपका माइकोलॉजी है वो कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, या इस स्लाइड से पूछ सकते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है। अच्छा जी, फादर ऑफ साइटोलॉजी वो ऊपर वाला अपने को दिखा नहीं था अभी। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक है, जो अपन ने अभी देखा, ठीक। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इस स्लाइड से क्वेश्चन आ सकता है। इस स्लाइड से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज होगी, बहुत बेसिक चीज होगी, सबको पता है। तो कुल मिला के आपके यहां से या यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, जिसके अंदर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, साथ ही साथ यहां से फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड फादर ऑफ एंटीबायोटिक एंड फादर ऑफ यूजेनिक्स, ये 4-5 ब्रांचेस आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। अब हम आगे देख रहे हैं इनकी कुछ उप शाखाएं जिनके अंदर हमको आगे पढ़ना है, सब ब्रांचेस ऑफ साइंस। जैसे सबसे पहली जो उप शाखा है वो कौन सी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, एंथोलॉजी, जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स।
फूल का अध्ययन करेंगे तो क्या अध्ययन करेंगे? फूल के अंदर मेल गैमेट्स पढ़ेंगे, फीमेल गैमेट्स पढ़ेंगे, है ना। फिर फूल की किस प्रकार के फूल होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ये सारी चीजें हमको फूल के अंदर पढ़ना होती है, ठीक। फिर उसके बाद पेडोलॉजी, जैसा मैंने बताया शुरुआत में, स्टडी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी की एसिडिक नेचर को कैसे कम किया जाता है, मिट्टी की बेसिक नेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सी फसल उगाई जा सकती है, किसका उत्पादन अच्छा हो सकता है, इन सब चीजों का अध्ययन हमको स्टडी ऑफ सॉइल जो है वो हमें मिलती है पेडोलॉजी के अंतर्गत, ठीक। अगला है आपका माइकोलॉजी और उसके नीचे लिखा है फाइकोलॉजी। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है या फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बच्चे अक्सर इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ये तो चलो ठीक है, अपन ने देख लिया, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली देख लिया, लेकिन अब हमको ये देखना है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो माइकेली जो है वो कर क्या रहे हैं, किसका अध्ययन हमको करवा रहे हैं। तो कवक का अध्ययन करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, कैसे याद करेंगे, तो याद करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है ना, छोटा सा सूत्र है वो आप याद रखें। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी पत्नी से क्या है, परेशान हो चुका है। तो पत्नी से परेशान हो जाने के पश्चात वो मन ही मन में ऐसी दुआ करता है कि तू मायके कब जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे वो क्या दुआ कर रहा है, मायके कब जाएगी, ठीक। तो मायके कब जाएगी, मायके कब जाएगी, मायके कब जाएगी, 4 बार बोलेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि मायके यानी कि माइकोलॉजी, और कब जाएगी यानी कि कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी यानी कि कवक का अध्ययन। तो माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन जो है विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत है, माइकोलॉजी के अंदर। तो माइकोलॉजी के अंदर हम कवक का अध्ययन करते हैं और इसी माइकोलॉजी के जो जनक हैं वो है माइकेली। माइकेली जो है वो इस माइकोलॉजी के जनक हैं जो कि कवक के अध्ययन की बात करते हैं। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगस, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस जो है उसकी स्टडी हम माइकोलॉजी के अंदर करते हैं। बचा आपका फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल यानी कि एल्गी की स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस जो है वो है माइकोलॉजी, ठीक। हिंदी में आपको याद करने में आसानी होगी, मायके कब जाएगी, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, ठीक। फिर उसके बाद डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी यानी कि झाड़ियों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सर्ब्स प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो झाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं, सर्ब्स प्लांट जो होते हैं उनका स्टडी जो है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्टडी ऑफ इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट के साथ साथ आपका इकोसिस्टम आदि, इन सब का स्टडी जो की जाती है वो की जाती है इकोलॉजी के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद है आपका ऑफियोलॉजी, जिसके अंतर्गत आप स्नेक्स यानी कि सांप की स्टडी कर रहे हैं। सांप जो है एक रेप्टाइल्स एनिमल होता है, रेंग कर चलता है, पैर नहीं होते हैं, ठीक। मांसाहारी जीव होता है जो कि जानवरों को खाता है, अपने से आकार के छोटे जानवरों को खाता है, बड़े जानवरों को भी खा जाता है जितने उसके मुंह में समाहित हो सकते हैं, ठीक। तो मुख्य रूप से ये जो है ऑफियोलॉजी, इस ऑफियोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सांप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े जो है उनकी स्टडी की जाती है, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो है वो किसके अंतर्गत की जा रही है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट या एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीटों की जगह आप कीड़े भी लिख सकते हैं। ऑस्टियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन, है ना। हड्डियों के अध्ययन को यानी कि जो बोन्स की स्टडी है वो हम किस में कर रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। स्टडी ऑफ सेरोलॉजी, सेरोलॉजी के अंतर्गत हम एंटीबॉडी या एंटीजन का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। स्टडी ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन की जो स्टडी है वो मुख्य रूप से कहां की जा रही है, सेरोलॉजी के अंदर। फिर अगला है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत
होता है। इसी प्रकार से एक है साइटोलॉजी। अच्छा, साइटोलॉजी के भी जनक बताए थे। साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस कोशिका की खोज की थी। तो स्टडी ऑफ सेल जो है, स्टडी ऑफ सेल जो है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। स्टडी ऑफ सेल जो है हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका का अध्ययन, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है, जिसके जनक जो हैं वो हैं रॉबर्ट हुक। ये सारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा फैक्चुअल डाटा जो है आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक, अगला है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब आपके कौन सी शाखा? जिसके अंतर्गत आप ऊतकों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज किया जाता है ना। ऊतकों का अध्ययन जिसे अपन औतकी भी कहते हैं, औतकी, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान यानी कि औतकी, औतकी के जनक यानी कि हिस्टोलॉजी के फादर जो हैं वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे ही थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, जो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस हिस्टोलॉजी के फादर देखे थे, नाम याद है? नहीं याद है तो उसको याद करना है ना। अगर ये पूछे हिस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं तो आप बताएंगे टिश्यू यानी कि ऊतक का। अगर पूछेगा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है तो उसके 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के अंदर जीवाणु का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया का ही किया जाएगा, है ना। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के अंदर वायरस का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन यानी कि टिश्यू का अध्ययन। फिर अगला है आपका पोमोलॉजी। ये इंग्लिश ही शब्द, इस साइड के सारे इंग्लिश शब्द ही होंगे, है ना, और इंग्लिश में ही याद करने हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फूलों का अध्ययन जो है ना। फूल रह गए हैं, फ्रूट्स फल हो गए, यहाँ पे फूलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? सॉरी, फूल पहले हो गए, यहाँ पे फल ही हैं। फलों का अध्ययन, फल यानी कि फ्रूट्स जो हैं उनकी स्टडी जो है वो कहलाती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या कहलाती है? पोमोलॉजी कहलाती है आपके फलों का अध्ययन। और इसके पहले हमने यहाँ पे देखा था एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स है आपके, जो फूल हैं, उन फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, जबकि आपका पोमोलॉजी जो है वो कहलाता है आपके फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी कि फल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों की स्टडी जो है वो हम करते हैं कहां पर? पोमोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद है आपका जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स जो है वो आनुवंशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर की स्टडी को बताते हैं। किसको बताते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, इन कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की स्थिति जो है वो बताई जाती है आपके जेनेटिक्स के अंदर। और इस जेनेटिक्स के जनक अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, वो कौन थे? कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये जो जेनेटिक्स है इसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जेनेटिक कैरेक्टर की, आनुवंशिक लक्षणों की। अगला है पेलियोंटोलॉजी। इस पेलियोंटोलॉजी के भी फादर देखे थे। जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म का, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल। यहाँ पे हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, और इनके जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। तो ये याद रखने आपको कि कुछ फादर्स लिखाए गए हैं, कुछ बताए गए हैं आपको यहाँ पर विज्ञान की उप शाखाएं, जिसके अंतर्गत किस उप शाखा में कौन सी स्टडी की जा रही है। जैसे टॉक्सिकोलॉजी जो है, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि जहर का अध्ययन, है ना। जहर मतलब कतई जहर, तो कतई जहर मतलब जहर यानी कि टॉक्सिक, विष, विष का अध्ययन जो है वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। ठीक, अगला है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जल में उगने वाले पौधे, ऐसे प्लांट्स जो केवल और केवल जल में उगते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और ऐसे
प्लांट जो हैं वो मुख्य रूप से सजावटी होते हैं, घरों में लगाए जाते हैं। अगला है जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ अर्थ कहलाता है जियोलॉजी। याद है, जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी अलग है। जूलॉजी जंतु विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक, और जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक, पृथ्वी का अध्ययन। अगला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सभी चीजों को पढ़ना, स्टडी ऑफ लाइट को पढ़ना ऑप्टिक्स के अंतर्गत शामिल होता है। अगला है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी यानी कि दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ या स्टडी ऑफ टूथ। एक दांत को पढ़ रहे हैं, टूथ है, दांतों को पढ़ रहे हैं, टीथ है, ठीक, दांतों का अध्ययन। अगला है न्यूमिस्मेटिक। ये थोड़ा साइंस से अलग है बट फिर भी पूछ लेता है तो जोड़ दिया है, मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों का अध्ययन। जो होते हैं ना पुरातन कालीन, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनको देखता है कि सिक्के से पता चल रहा है कि ये हड़प्पा कालीन है, इस सिक्के से पता चल रहा है कि भैया ये वैदिक कालीन है, ये फारस की मुद्रा, ये कहाँ की क्या है, सारी चीजें। इन कॉइन्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है आपकी? स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाती है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाती है? न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक। तो ये लास्ट टॉपिक है अपना, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने जितने भी पढ़ी थी वो सब में क्या लिखी थी? लॉजी लॉजी, स्टडी ऑफ फलाना ठिकाना, लॉजी लॉजी थी। लेकिन अब यहाँ पे लॉजी नहीं बल्कि सब में क्या जुड़ा हुआ है? कल्चर। कल्चर, तो कल्चर जो है वो किसी भी चीज के रखने, रख रखाव करने, सुरक्षा करने, संरक्षण करने आदि से संबंधित होता है। लेकिन लॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम कहीं पे भी स्टडी शब्द नहीं लिखे होंगे। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टडी नहीं की जा रही है, यहाँ पे उसके उत्पादन में वृद्धि की जा रही है, जो कि एग्रीकल्चर की बायोलॉजी से जुड़ी हुई मुख्य शाखाएं हैं, ठीक। जैसे सिल्वीकल्चर, यहाँ पे लकड़ी देने वाले पौधे यानी कि वुडी प्लांट्स जो है उनके उत्पादन की स्थिति यहाँ पे निर्मित किया, जैसे बबूल है, नीम है, साल है, सागौन है। इन सब पौधों के उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो है सिल्वीकल्चर, है ना। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कौन से वन वृक्ष हैं? बांस है, ठीक है, साल है, सागौन है, नीम है, पीपल है, बबूल है, बरगद है। इन पौधों के बारे में उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो है सिल्वीकल्चर, ठीक। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, जो बाग में फसल लगती है ना उनका उत्पादन। बाग में क्या लगता है? सेब लगता है, बाग में क्या लगता है? अमरूद लगता है, बाग में क्या लगता है? आम लगता है, बाग में क्या लगते हैं? आपके फूल लगते हैं। तो जो फूल और फल से संबंधित जो फसलें हैं जो बाग में लगती हैं, गेहूं नहीं लगता, गेहूं खेत में लगता है, बाग में नहीं लगता। बाग यानी कि बाग, ठीक। तो बाग में लगने वाली जो फसल होती है उनके बारे में जानकारी हमको मिलती है हॉर्टिकल्चर से। और एपीकल्चर से हमें मिलती है मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन, यानी कि हनी बी। शहद का उत्पादन हनी बी करती है, मधुमक्खी करती है। तो मधुमक्खियों का पालन यानी कि मधुमक्खी पालते हैं। मधुमक्खी क्यों पालेंगे? डंक मारने के लिए? नहीं, मधुमक्खी पालेंगे अपन शहद के उत्पादन के लिए। तो हनी प्रोडक्शन जो है या शहद उत्पादन जो है उसके लिए हमको पढ़ना होता है एपीकल्चर। अगला वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ पालन यानी कि अर्थवॉर्म फार्मिंग। इसको अर्थवॉर्म फार्मिंग भी कहते हैं, यानी कि ये कंपोस्ट बनाता है, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो आपकी खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद जो होती है उसका निर्माण होता है। उसके लिए हमें वर्मी कल्चर करना होता है, केचुआ पालन करना होता है। ओलरी कल्चर यानी कि सब्जी देने वाले पौधों का, यानी कि वेजिटेटिव प्लांट्स। यहाँ पे वुडी प्लांट है तो नीम खाओगे तो नहीं, ठीक। और बाग में उगने वाली फसल, तो बाग में उगने वाली फसल अलग है, फल है, फूल है। लेकिन सब्जी यानी कि भिंडी है, टिंडे है, गोभी है, मटर है, ये सब जो सब्जी देने वाले पौधे हैं उनका उत्पादन जो है वो ओलरी कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक, वेजिटेटिव प्लांट्स। अगला है आपका विटी कल्चर। विटी कल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन।
अंगूर का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपके रतलाम में, इसलिए अंगूर अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। तो ये हुए आपके आज के कुछ टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, विज्ञान की शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ा, उनके जनक पढ़े, उनसे संबंधित कुछ सब ब्रांचेस ऑफ स्टडी मटेरियल को भी जाना। ठीक, अब एक एक करके हम इन सब ब्रांचेस के बाद मेन ब्रांचेस पे आ जाते हैं। तो आपका कल जो पहला लेक्चर होने वाला, मतलब तीसरा लेक्चर, पहला लेक्चर तो अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था, आज जो अपना है वो दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर विज्ञान की कुछ शाखाएं, उपशाखाओं के बारे में जाना। अब तीसरा लेक्चर जो है विज्ञान की मुख्य शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित जो चीजें हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज केवल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, एक चीज और लास्ट बता दूं मैं आपको कि आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, याद करनी है, फिर इससे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। जो सब ब्रांचेस ऑफ साइंस हमने अभी देखी, पेडोलॉजी से लेके आपका जो लास्ट, अच्छा एक और रह गई है रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर, वो भी नोट कर लेना। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीड़े के पालन की स्थिति उसमें शामिल होती है। जो 30-31 जो ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस जो अपन ने अभी देखी, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और एक क्वेश्चन आपका वहां से नहीं आया तो यहाँ से आ जाएगा, जो फादर ऑफ, जो अपन ने साइंस जो लिखे हैं, फादर ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस जो लिखे हैं, एक ना एक तो पूछ ही लेता है, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, इनमें से एक आध आ ही जाता है। तो आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक, जय हिंद, मुलाकात बहुत जल्द अगले लेक्चर में होगी।